अब तक हम लोग यूनिट 1 और यूनिट 2 डिस्कस कर चुके हैं और आज से हम लोग यूनिट 3 स्टार्ट करेंगे। यूनिट 3 के अंतर्गत हमें 3 फेज सर्किट के बारे में स्टडी करना है। तो यूनिट 3 के इस पहले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3 फेज सिस्टम। 3 फेज सर्किट या 3 फेज सिस्टम के बारे में हम लोग उसका इंट्रोडक्शन और उसको किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले जानते हैं कि 3 फेज सर्किट या 3 फेज सिस्टम है क्या। द सिस्टम यूटिलाइजिंग 3 बाइंडिंग्स इज रेफर्ड टू एज 3 फेज सिस्टम। जिस सिस्टम में 3 बाइंडिंग्स यूटिलाइज होता है उसको हम लोग 3 फेज सिस्टम कहते हैं। A 3 फेज सिस्टम consists of 3 independent bindings displaced by 120 डिग्री फ्रॉम ईच अदर। जो 3 फेज सिस्टम है उसमें 3 बाइंडिंग्स यूज होते हैं और तीनों बाइंडिंग एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होते हैं और उनके बीच 120 डिग्री का डिस्प्लेसमेंट होता है। द 3 फेज सिस्टम may be assumed as the combination of 3 सिंगल फेज सिस्टम। 3 फेज सिस्टम को 3 सिंगल फेज सिस्टम का कम्बिनेशन एज्यूम किया जा सकता है। ये आपका एक ब्लॉक डायग्राम है। 3 फेज सिस्टम को इसमें रिप्रेजेंट किया गया है। यहाँ से 3 फेज सप्लाई जनरेट हो रही है जिसमें कि 3 बाइंडिंग्स हैं और तीनों बाइंडिंग्स जो है वो 120 डिग्री के फेज डिफरेंस पे प्लेस्ड की हुई है। वहाँ से जो आपका वोल्टेज जनरेट हो रहा है वो 3 कंडक्टर के थ्रू सब लोड को कनेक्ट करने के लिए वहाँ से निकाला गया है, जिसके थ्रू यहाँ पे लोड को कनेक्ट किया गया है। ये सप्लाई के अक्रॉस जो वोल्टेज है ये वोल्टेज भी आपका 120 डिग्री का फेज डिस्प्लेसमेंट इनमें होता है। और अगर बैलेंस्ड लोड है तो उस केस में आपका जो करंट फ्लो होगा सर्किट में वो भी 120 डिग्री का उसमें फेज डिस्प्लेसमेंट होगा। लोड आपका सिंगल फेज लोड भी हो सकता है, 3 फेज लोड भी हो सकता है, यानी कि एक कंडक्टर से हम कोई सिंगल फेज लोड भी कनेक्ट कर सकते हैं या तीनों कंडक्टर का यूज करके हम 3 फेज लोड भी कनेक्ट कर सकते हैं। अब हम लोग डिस्कस करते हैं एडवांटेज ऑफ 3 फेज सिस्टम। 3 फेज सिस्टम का क्या एडवांटेज है। द आउटपुट ऑफ द 3 फेज मशीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन सिंगल फेज मशीन ऑफ द सेम साइज। सेम साइज के सिंगल फेज मशीन की तुलना में जो 3 फेज मशीन है वो उसका जो आउटपुट है वो हमेशा ज़्यादा होता है। फॉर द गिवन साइज एंड वोल्टेज ए 3 फेज अल्टरनेटर occupies less space and has less cost too than single phase having same rating। सेम रेटिंग के सिंगल फेज अल्टरनेटर के रिस्पेक्ट में जो 3 फेज अल्टरनेटर है वो कम स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं और उसका कॉस्ट भी कम होता है फॉर गिवन साइज एंड गिवन वोल्टेज। एक निश्चित साइज और वोल्टेज के लिए सिंगल फेज अल्टरनेटर की तुलना में जो 3 फेज अल्टरनेटर है वो कम स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं और उसका कॉस्ट भी कम पड़ता है। फॉर ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन 3 फेज सिस्टम नीड्स लेस कंडक्टिंग मटेरियल। जो हमारा 3 फेज सप्लाई जनरेट होता है उसको ट्रांसमिट करने के लिए और फिर उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए हमें लेस कंडक्टिंग मटेरियल की आवश्यकता होती है। कंडक्टिंग मटेरियल की आवश्यकता कम होती है क्योंकि सिंगल फेज के लिए हर कंडक्टर के साथ एक न्यूट्रल भी ज़रूरी होता है। तो इस प्रकार से अगर 3 फेज सिस्टम के लिए अगर 3 सिंगल फेज कंडक्टर यूज कर रहे हैं तो हमें आपको टोटल 6 कंडक्टर को से आवश्यकता होगी अगर हम सिंगल फेज कंडक्टर यूज़ करेंगे तो, सिंगल फेज सप्लाई यूज़ करेंगे तो। इसलिए जो 3 फेज सप्लाई है तो उसको ट्रांसमिट एंड डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए जो हमें लेस कंडक्टिंग मटेरियल की आवश्यकता होती है। और उन कंडक्टर्स को सपोर्ट के लिए जो टावर होते हैं वो भी आपका एक ही टावर पे ये सभी कंडक्टर्स लगाए जा सकते हैं। इट इज़ पॉसिबल टू प्रोड्यूस रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड यूजिंग 3 फेज सप्लाई। सबसे बड़ा एडवांटेज जो 3 फेज सिस्टम का है वो यही है कि 3 फेज सिस्टम का यूज़ करके 3 फेज सप्लाई का यूज़ करके रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस किया जा सकता है जो कि सिंगल फेज सप्लाई में पॉसिबल नहीं है। हेंस 3 फेज मोटर्स
आर सेल्फ स्टार्टिंग, इसलिए जो 3 फेज मोटर होते हैं वो सेल्फ स्टार्टिंग होते हैं, वाइल सिंगल फेज मोटर्स आर नॉट सेल्फ स्टार्टिंग। सिंगल फेज मोटर सेल्फ स्टार्टिंग नहीं होते हैं, उसमें एक्सिलरी बाइंडिंग के हेल्प से उसमें रोटेटिंग टॉर्क प्रोड्यूस किया जाता है, जबकि 3 फेज सप्लाई के द्वारा रोटेटिंग टॉर्क प्रोड्यूस होता है, इसलिए 3 फेज मोटर्स जो है वो सेल्फ स्टार्टिंग होते हैं। इन 3 फेज सिस्टम वोल्टेज रेगुलेशन इज बेटर। 3 फेज सिस्टम में वोल्टेज रेगुलेशन जो है वो सिंगल फेज की तुलना में अच्छा होता है। 3 फेज मशीन हैव बेटर एफिशिएंसी, और 3 फेज मशीन की एफिशिएंसी भी अच्छी होती है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे जनरेशन ऑफ 3 फेज सप्लाई। 3 फेज सप्लाई का जनरेशन कैसे होता है। व्हेन 3 आइडेंटिकल कॉइल्स आर प्लेस्ड एट 120 डिग्री डिस्प्लेस्ड विथ देयर एक्सिस फ्रॉम ईच अदर and rotated in a uniform magnetic field, a sinusoidal voltage is generated across the each coil having equal magnitude। यानी कहने का मतलब ये है कि जब 3 आइडेंटिकल कॉइल, एक जैसे कॉइल को 120 डिग्री उसके एक्सिस के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेस्ड करके अगर एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कराया जाता है, तो प्रत्येक कॉइल के अक्रॉस एक साइनसॉइडल वोल्टेज जिसका कि मैग्नीट्यूड इक्वल होगा तीनों का, वो डेवलप होता है। जैसा कि हमने सिंगल फेज के केस में भी जानते हैं कि किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर एक कंडक्टर को रोटेट किया जाता है तो इसके टर्मिनल के अक्रॉस एक ईएमएफ इंड्यूस्ड होता है, और उसी को हम लोग लोड को कनेक्ट करने के लिए उसी से हम लोग लोड को कनेक्ट करते हैं। लेकिन 3 फेज सप्लाई के केस में हम लोग जो मैग्नेटिक फील्ड है उसमें 3 कंडक्टर को रोटेट करते हैं, और तीनों कंडक्टर जो है वो आपस में 120 डिग्री डिस्प्लेस्ड होते हैं। यहाँ पे फिगर में आपको दिखाया गया है कि ये आपका मैग्नेटिक पोल्स है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, और इसके बीच में आपका मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन्स होगी, और इसमें कंडक्टर को रोटेट कराया जा रहा है। तो चूँकि यह 3 फेज सिस्टम की हम जब बात कर रहे हैं तो इसलिए इसमें 3 कंडक्टर को रोटेट कराया जा रहा है। पहला कंडक्टर है आर डाइस, दूसरा है आपका बाई डाइस, तीसरा है बी डाइस। ये 3 कंडक्टर इस मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रहे हैं। तो जब मैग्नेटिक फ्लक्स इन कंडक्टर के द्वारा जब कट होगा तो इन कंडक्टर के अक्रॉस या कॉइल्स के अक्रॉस ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, और चूँकि ये कंडक्टर्स 120 डिग्री डिस्प्लेस्ड हैं, ये आपका आर फेज जो है आर वाला कंडक्टर है और ये बाई वाला है, तो इनके बीच 120 डिग्री का डिस्प्लेसमेंट है। उसी प्रकार से ये आपका बी वाला कंडक्टर है, तो बाई और बी के बीच में भी 120 डिग्री का डिस्प्लेसमेंट है, और फिर बी और आर के बीच में भी 120 डिग्री का डिस्प्लेसमेंट है। तो इस प्रकार से जो ईएमएफ जो इंड्यूस्ड होंगे तीनों कंडक्टर के क्रॉस या तीनों कॉइल के क्रॉस, वो तीनों का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, और जो फेज डिस्प्लेसमेंट है उन वोल्टेज के बीच में वो भी 120 डिग्री का फेज डिस्प्लेसमेंट होगा। द जनरेटेड वोल्टेज अक्रॉस द कॉइल्स आर गिवन बाई, तो जो कॉइल जो मैग्नेटिक फील्ड में रोटेट कर रहे हैं तो उनके अक्रॉस जो वोल्टेज जनरेट होगा उसका इक्वेशन इस प्रकार से दिया जाएगा, जो कि हमने सिंगल फेज के केस में इसको डिराइव भी किया था कि ये इक्वेशन किस प्रकार से आता है। तो इसलिए हर फेज में आपका ये इक्वेशन यही इक्वेशन आएगा, लेकिन चूँकि तीनों फेज 120 डिग्री से डिस्प्लेस्ड हैं इसलिए इनके इक्वेशन में 120 डिग्री का फेज डिस्प्लेसमेंट होगा। तो जो आर फेज है उसको अगर हम रेफरेंस फेज अगर हम एज्यूम करें तो उसका इक्वेशन होगा VR = VM sin ओमेगा टी। VR कहने का मतलब है कि जो आर फेज है, आर कंडक्टर है, आर डैश जो कंडक्टर था, इसमें जो वोल्टेज इंड्यूस्ड हुआ उसका इक्वेशन है VM sin ओमेगा टी, जहाँ VM आपका है वो मैक्सिमम वोल्टेज है। इसके बारे में हम सिंगल फेज सप्लाई के बारे में डिस्कस किए थे, उस समय डिस्कस किए हैं। उसी प्रकार से जो आपका बाई फेज का जो कंडक्टर है या बाई फेज का जो कॉइल है, तो चूँकि आर फेज को हमने रेफरेंस लिया और जो बाई फेज का है वो इससे 120 डिग्री पीछे है ये कंडक्टर, इसलिए इसका जो वोल्टेज होगा वो आर फेज के वोल्टेज से 120 डिग्री लैग करता हुआ होगा। उसी प्रकार से जो आपका बी फेज का है वो आपका आर फेज के रिस्पेक्ट में 240 डिग्री से फेज डिस्प्लेसमेंट होगा, यानी लैग करेगा। तो इस प्रकार से है कि अगर हमारा ये आर फेज का कंडक्टर था तो इससे 120 डिग्री पे हमारा बाई फेज का था,
और इससे फिर 120 डिग्री पे हमारा बी फेज का कंडक्टर था, बी फेज का कॉइल था। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से बाई फेज वाला जो है वो आर फेज के रिस्पेक्ट में 120 डिग्री से लैग कर रहा है, लेकिन जो बी फेज वाला कंडक्टर है वो आर फेज के रिस्पेक्ट में 240 डिग्री से लैग कर रहा है, यानी पीछे चल रहा है। इसलिए यहाँ पे माइनस 240 डिग्री इसके इक्वेशन में लिखा गया है। दूसरे शब्दों में हम ऐसा भी कह सकते हैं कि ये वी फेज का जो कंडक्टर है या वी फेज का जो कॉइल है, इसके क्रॉस जो वोल्टेज है वो आर फेज के रिस्पेक्ट में 120 डिग्री से लीड कर रहा है, क्योंकि इधर की तरफ अगर हम चलेंगे क्लॉकवाइज में तो ये लैग करेगा और इधर की तरफ हमारा लीड करेगा। तो आर फेज के रिस्पेक्ट में बी फेज का जो आपका वोल्टेज है वो 120 डिग्री से लीड कर रहा है, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि 240 डिग्री से लैग कर रहा है। तो इसलिए जो आपका बी फेज का वोल्टेज का जो इक्वेशन है उसको लिखा गया है Vm sin ओमेगा टी, ये आपका आर फेज का वोल्टेज है, उसके रिस्पेक्ट में 240 डिग्री से लैग कर रहा है, या हम इसको कह सकते हैं कि आर फेज के वोल्टेज के रिस्पेक्ट में ये 120 डिग्री से लीड कर रहा है। हेयर वोल्टेज जनरेटेड इन कॉइल आर इज टेकन एज रिफरेंस। इसमें जो है आपका आर फेज के क्रॉस जो वोल्टेज जनरेट हो रहा है उसको हमने रेफरेंस माना है, और उसी के रिस्पेक्ट में ये दोनों वोल्टेज जो है वो लैग कर रहा है या लीड कर रहा है। सो V बाई लैग्स वी आर बाई 120 डिग्री, इसलिए आर फेज को हमने रेफरेंस में माना, तो जो वाई फेज का वोल्टेज है वो आर फेज से 120 डिग्री से लैग करेगा, और बी फेज का जो वोल्टेज है वो आर फेज से 240 डिग्री से लैग करेगा, या हम कह सकते हैं कि 120 डिग्री से लीड करेगा। अब हम लोग देखेंगे कि इन वोल्टेज को, जो वोल्टेज जनरेट हुआ है उसको मैथमेटिकली किस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो इसको रिप्रेजेंट करने के दो तरीके हैं, एक तो है आपका पोलर फॉर्म और दूसरा है रेक्टेंगुलर फॉर्म। रेक्टेंगुलर फॉर्म को कार्टेशियन फॉर्म भी कहा जाता है, या कॉम्प्लेक्स फॉर्म भी इसको कह सकते हैं। तो जो पोलर फॉर्म है उसमें वोल्टेज को हम उसके मैग्नीट्यूड और फेज एंगल के टर्म में एक्सप्रेस करते हैं। तो जैसे आर फेज का जो वोल्टेज है तो इसको हमने चूँकि रेफरेंस माना है, तो इसका मैग्नीट्यूड है, मान लेते हैं कि वी वोल्ट इसका मैग्नीट्यूड है, और चूँकि इसको रेफरेंस माना है इसलिए इसका फेज एंगल है 0 डिग्री। जो रेफरेंस होगा उसका 0 डिग्री एंगल मानेंगे। तो वी एट एंगल 0 डिग्री को अगर आप रेक्टेंगुलर फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो सिर्फ वी ही आएगा ये, ठीक है। उसी प्रकार से बाई फेज का जो वोल्टेज है तो इसको अगर हम मैग्नीट्यूड और एंगल के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, यानी पोलर फॉर्म में अगर हम रिप्रेजेंट करेंगे तो इसका मैग्नीट्यूड और एंगल होगा ये -120 डिग्री। आर फेज के रिस्पेक्ट में ये 120 डिग्री से लैग करेगा, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे वी एट एंगल -120 डिग्री। ये बाई फेज का वोल्टेज हुआ। और हम जानते हैं कि अगर आर एट एंगल थीटा है तो इसको कॉम्प्लेक्स फॉर्म में या रेक्टेंगुलर फॉर्म में इस प्रकार से लिखा जाता है आर इंटू कॉस थीटा प्लस जे इंटू साइन थीटा। तो ये हमारा कार्टेशियन फॉर्म हो जाएगा या रेक्टेंगुलर फॉर्म हो जाएगा या कॉम्प्लेक्स फॉर्म इसको कहेंगे। तो इसको जब हम एक्सपेंड करेंगे उस फार्मूला से तो हो जाएगा वी कॉस 120 डिग्री माइनस जे साइन 120 डिग्री। तो कॉस 120 डिग्री का वैल्यू -1/2 और साइन 120 डिग्री का वैल्यू √3/2। तो v इंटू -1/2 माइनस जे इंटू √3/2, ये जो है हमारा इस वोल्टेज को, बाई फेज को वोल्टेज को हमने ये रेक्टेंगुलर फॉर्म में एक्सप्रेस किया। उसी प्रकार से जो बी फेज का वोल्टेज है वो आर फेज के वोल्टेज से 240 डिग्री से लैग कर रहा है, या कह सकते हैं कि 120 डिग्री से लीड कर रहा है। तो इसे हम लिखेंगे पोलर फॉर्म में, यानी मैग्नीट्यूड और एंगल के फॉर्म में लिखेंगे तो लिखेंगे वी एट एंगल -240 डिग्री या वी एट एंगल +120 डिग्री, दोनों सेम होगा। और इसको हम रेक्टेंगुलर फॉर्म में एक्सप्रेस करेंगे तो लिख सकते हैं v इंटू कॉस 120 डिग्री प्लस j इंटू साइन 120 डिग्री। तो यहाँ से कॉस 120 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा -1/2 और साइन 120 डिग्री का वैल्यू होगा √3/2। तो ये हमारा हो गया कि बाई फेज को के वोल्टेज को रेक्टेंगुलर फॉर्म में इस प्रकार से लिख सकते हैं, और बी फेज को वोल्टेज को रेक्टेंगुलर फॉर्म में इस प्रकार से लिख सकते हैं या कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। If the generated three-phase voltage has equal magnitude and have phase displacement of 120 degree, then
द सप्लाई इज कॉल्ड बैलेंस्ड सप्लाई। जो 3 फेज वोल्टेज जो जनरेट हुआ वो तीनों फेज का वोल्टेज अगर मैग्नीट्यूड में इक्वल है और तीनों के बीच अगर फेज डिस्प्लेसमेंट 120 डिग्री का है तो इस प्रकार की सप्लाई को हम लोग बैलेंस्ड सप्लाई कहते हैं। द फेजर सम ऑफ वोल्टेजेज इन 3 फेज बैलेंस्ड सप्लाई इज ऑलवेज 0। 3 फेज बैलेंस्ड सप्लाई का तीनों फेज का जो वोल्टेज है उसका फेजर सम हमेशा 0 होता है। यानी कि अगर हम आर फेज के वोल्टेज, वाई फेज के वोल्टेज और बी फेज के वोल्टेज को अगर हम इसका फेजर सम करेंगे यानी मैग्नीट्यूड और एंगल दोनों के साथ अगर इसको समेशन करेंगे तो इसका आपका 0 आएगा। इसको आप जोड़ करके देख सकते हैं। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन अब डिस्कस करते हैं कि 3 फेज सप्लाई को ग्राफिकली किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जिस प्रकार से हम लोग जानते हैं जो सिंगल फेज सप्लाई है तो जो रिफरेंस वोल्टेज होता है वो आपको इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। साइनसॉइडल सिग्नल है ये, तो जो रिफरेंस है उसको ओरिजिन से शुरू करता हुआ दिखाते हैं। और इसमें जो है आपका ये तो मान लेते हैं कि ये आर फेज का वोल्टेज जिसको हमने रेफरेंस माना, और बाई फेज का जो वोल्टेज है वो चूँकि 120 डिग्री से लैग कर रहा है इसलिए वो 120 डिग्री से आपका 120 डिग्री लेट से वो डिले रहेगा। वो उसका मैक्सिमम वैल्यू आर फेज के रिस्पेक्ट में 120 डिग्री के बाद वो होगा। तो उस प्रकार से आपका ये वोल्टेज जो है हमेशा डिले चलेगा। उसी प्रकार से जो बी फेज का वोल्टेज है वो 240 डिग्री से डिले रहेगा। तो यहाँ पे हमको इसको दिखाया गया है आर फेज को, यहाँ ये जो रेड कलर से है वो आर फेज का सिग्नल को रिप्रेजेंट किया गया है। वो आपको यहाँ से दिख रहा है कि ये आर फेज का वोल्टेज को यहाँ पे ग्राफिकली रिप्रेजेंट किए हैं। उसी प्रकार से जो वाई फेज का वोल्टेज है उसको येलो कलर से दिखाया गया है। तो वो 120 डिग्री का दोनों के बीच में फेज डिस्प्लेसमेंट है, यानी कि जिस समय आर फेज मैक्सिमम पे है उसके 120 डिग्री के बाद वाई फेज मैक्सिमम पे होगा, और उसके 120 डिग्री के बाद आपका बी फेज मैक्सिमम पे होगा। उसी प्रकार से मिनिमम के केस में भी जो आर फेज जिस समय मिनिमम पे होगा उसके 120 डिग्री के बाद वाई फेज मिनिमम अचीव करेगा और उसके 120 डिग्री के बाद बी फेज मिनिमम अचीव करेगा। क्योंकि जो आपका वाई फेज और बी फेज जो है वो आपका आर फेज के रिस्पेक्ट में लैग कर रहा है। वाई फेज 120 डिग्री से लैग कर रहा है और बी फेज 240 डिग्री से लैग कर रहा है। तो उसी को अगर हम जैसे कि हमने देखा कि ये आर फेज का सिग्नल को यहाँ से दिखाया गया है, उसी प्रकार से वाई फेज का सिग्नल जो है वो 120 डिग्री डिले से है। तो इसको अगर हम ओरिजिन की तरफ से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ से स्टार्ट होगा और ये आपका वाई फेज का सिग्नल होगा। उसी प्रकार से जो बी फेज का सिग्नल होगा वो चूँकि आर फेज से 240 डिग्री से लैग कर रहेगा, तो 240 डिग्री हमारा यहाँ आएगा। तो यहाँ से आपका बी फेज का सिग्नल जो है वो वाई फेज के रिस्पेक्ट में 120 डिग्री से लैग कर रहा है, लेकिन आर फेज के रिस्पेक्ट में 240 डिग्री से लैग कर रहा है। इसको हम ओरिजिन से ले जाएंगे तो आपका यहाँ से आता हुआ वो सिग्नल दिखेगा। तो ये हो गया आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कि ग्राफ के रूप में इसको इस प्रकार से वेव फॉर्म के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद फेजर रिप्रेजेंटेशन है। तो फेजर रिप्रेजेंटेशन में जो है इसको हम फेजर के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे कि अगर हमने आर फेज को रेफरेंस फेजर अगर हमने एज्यूम किया है तो आर फेज के वोल्टेज को हमने एक लाइन से दिखाया, और जो वाई आर के बाद वाई फेज का जो वोल्टेज है वो 120 डिग्री से लैग कर रहा है 120 डिग्री से। तो यहाँ पे एक गलत लिखा हुआ है, ये आपका वाई फेज का वोल्टेज होगा। जो 120 डिग्री से लैग कर रहा है आर फेज से वो आपका वाई होगा, और जो 240 डिग्री से लैग कर रहा है वो आपका ये बी होगा। तो इस प्रकार से जो है हम इसको फेजर के रूप में रिप्रेजेंट कर सकते हैं तीनों फेज के वोल्टेज को, कि आर फेज के रिस्पेक्ट में ये 120 डिग्री से लैग कर रहा है वाई फेज का, और बी फेज का जो है वो आर फेज के रिस्पेक्ट में 240 डिग्री से लैग कर रहा है, लेकिन वाई फेज के रिस्पेक्ट में ये आपका 120 डिग्री से लैग कर रहा है। या हम इसको दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि आर फेज के रिस्पेक्ट में जो हमारा बी फेज का वोल्टेज है वो 120 डिग्री से लीड कर रहा है। तो ये हो गया आपका फेजर फॉर्म में इसको इस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस लेक्चर में हमने 3 फेज सिस्टम के बारे में, 3 फेज सर्किट के बारे में उसका हमने बेसिक इंट्रोडक्शन जाना और उसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इसके बारे में हमने डिस्कस किया। थैंक यू।